Hello friends, welcome to Study Spark. Today we are going to start Water Waste Management MCQ4 for the exam of BPSC Assistant Public Sanitary and Waste Management Officer. आज इसी कड़ी में फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है, किस अपशिष्ट जल में सीवेज नहीं होता है? Which residual or waste water does not contain सीवेज? यहाँ पे हम लोग सीवेज को जानते हैं। सबसे पहले सीवेज होता क्या है? ऑप्शन दिया है, फर्स्ट ग्रे पानी, सेकंड सीवेज एंड थर्ड सूलेज। फोर्थ भी सीवेज ही हो गया है, इसको इग्नोर कीजिएगा। तो सबसे पहले ये जो वर्ड है ना सीवेज, इस सीवेज वर्ड को हम लोग समझते हैं कि ये सीवेज वर्ड है क्या। देखिए, सीवर पानी की नाली से सीवेज ले जाने वाला एक पाइप है, और ये सीवर जो होता है वो जो दूषित जल है उसको पाइप के थ्रू शहर से बाहर ले जाता है, उसी को हम सीवेज बोलते हैं। ये जान गए। अब ये कह रहा है यहाँ पर कि किस अपशिष्ट जल में सीवेज नहीं होता है, तो हम जान रहे हैं कि जो गंदा पानी है जिसमें मल मूत्र इत्यादि वगैरह होते हैं, एकदम गंदगी वाला पानी जो होता है, गंदा पानी और मल वगैरह जो होता है उसको ये ले जाता है सीवेज। बट यहाँ पर गंदे पानी की बात नहीं हो रही है, ग्रे वाटर की बात नहीं हो रही है। ग्रे वाटर भी एकदम मलिन होता है, पानी गंदा पानी होता है। तो यहाँ पर ग्रे फर्स्ट जो ऑप्शन है वो नहीं होगा, सेकेंड ऑप्शन सीवेज नहीं होगा, थर्ड ऑप्शन बचता है सूलेज। ये सूलेज करेक्ट हो जाएगा, हमारा आंसर सूलेज होगा। अब बोलेगा सूलेज क्यों? देखिए, ये सूलेज क्या होता है इसको भी जान लीजिए। सूलेज बोलते हैं हम लोग बाथरूम और रसोई। आप बाथरूम में काम करते होंगे या रसोई में काम करते होंगे, उसका जो अपशिष्ट होता है, उसका जो पानी निकलता है, सीवेज का पानी है, उसके मुकाबले बाथरूम और रसोई का पानी कम गंदा होता है, इतना इसमें मल नहीं होता है, इसमें मल नहीं होता है। इसी पानी को सूलेज बोला जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सूलेज। सेकेंड क्वेश्चन बोल रहा है, सीवेज कीचड़ में दोबारा उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द क्या है? What is the term used for reuse in sludge kitchen? पहला ऑप्शन खाद, उसके बाद है बायोसॉलिड्स, तीसरा है सॉलिड्स एंड चौथा है पोटेंशियल सॉलिड्स। पोटेंशियल को हम हिंदी में संभावित ठोस बोलते हैं और सॉलिड्स को तो ठोस बोलते ही हैं। तो देखिए, इसका आंसर होगा हमारा सेकेंड नंबर बायोसॉलिड्स। बायोसॉलिड्स इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बोलेगा सर कैसे? सीवेज कीचड़ में दोबारा उपयोग के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला शब्द बायोसॉलिड्स है, कैसे? तो इसको भी हम डिफाइन कर दे रहे हैं। ये इस प्रकार है, क्योंकि बायोसॉलिड्स एक शब्द है जिसका इस्तेमाल अक्सर जो होता है अपशिष्ट जल इंजीनियरिंग प्रकाशनों और लोकल जल अधिकारियों द्वारा जनसंपर्क प्रयासों में किया जाता है। तो ये शब्द का उपयोग कौन करते हैं? जो वेस्ट वाटर इंजीनियर है, वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग का में इसका यूज किया जाता है। वेस्ट वाटर इंजीनियरिंग में इस वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है। पहला तो ये। दूसरा है कि जो लोकल वाटर ऑफिसर होते हैं ना, इसको हम बोल सकते हैं स्थानीय जल अधिकारी, उनके द्वारा भी जनसंपर्क में, यानी कि लोगों के बीच बोलचाल की भाषा में, लोगों के बीच बोलचाल की भाषा में बायोसॉलिड्स वर्ड का उपयोग किया जाता है। लोगों के बीच जनसंपर्क के लिए या फिर बातचीत के लिए इस वर्ड का उपयोग किया जाता है सीवेज कीचड़ में। जैसे ही बायोसॉलिड्स वो बोलेंगे तो समझ जाएगी कि ये सीवेज कीचड़ की बात कर रहे हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड, घरेलू अपशिष्ट जल का उपचार करते समय यूएएसबी के लिए यूपी फ्लो वेग क्या माना जाता है? What is the considered the UP flow velocity of for UASB when treating domestic waste water? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 0.8 से 1 मीटर प्रति आवर। यहाँ हम घरेलू अपशिष्ट उपचार के लिए जल का उपचार करते समय जो UASB का अपफ्लो मान रखते हैं वो रखते हैं 0.8 से 1। ज्यादातर मामलों में यह 0.9 भी रहता है। यह अपशिष्ट जल रिएक्टर के नीचे प्रभावशाली बायोमास के साथ मिश्रित होता है। और ये जो जल होता है अपशिष्ट जल, ये जो वेस्ट वाटर है, ये क्या करता है, जैसे ही मान हम 0.8 से 1 मीटर पर आवर रखते हैं तो यह वेस्ट वाटर नीचे
जल रिएक्टर के नीचे जो बायोमास होता है उसके साथ मिल जाता है, ये मिश्रित हो जाता है, उसके साथ मिश्रण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है शौचालय के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले पास को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द ट्रैप यूज्ड फॉर ए वाटर क्लोज्ड कॉल्ड? फर्स्ट ऑप्शन है गली ट्रैप, सेकंड है पी ट्रैप, थर्ड है इंटरसेप्टिंग ट्रैप एंड फोर्थ है एंटी सिफोन ट्रैप। फ्रेंड्स, हम लोग वाटर वेस्ट मैनेजमेंट कर रहे हैं आज वीडियो में, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसको विद डिटेल हम लोग डिस्कस करेंगे। कल हमने इसका स्क्रीनशॉट शेयर भी किया था। गली ट्रैप को हिंदी में नाली पास बोलते हैं, पी ट्रैप को पी पास बोलते हैं, ट्रैप का मतलब पास होता है, और इंटरसेप्टिंग ट्रैप का मतलब होता है अवरोधक पास, और एंटी सिफोन ट्रैप का मतलब होता है एंटी साइफोन पास ही बोलते हैं इसको। अब क्वेश्चन ये पूछ रहा है हमसे कि शौचालय के लिए इस्तेमाल किया जाने वाले पास को क्या कहा जाता है? आप अक्सर शौचालय में जाते हैं, आप बैठते भी हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि इस पास को क्या बोला जाता है? कई तरह के होते हैं पास, गली ट्रैप होते हैं, पी ट्रैप होते हैं, इंटरसेप्टिंग ट्रैप होते हैं, एंटी सिफोन होते हैं। तो अगर पूछ लिया जाए आपसे कि शौचालय के लिए जो इस्तेमाल किए जाने वाला पास है, जो ट्रैप है, ये पास ट्रैप, वो पी ट्रैप है। इसका आंसर हो जाएगा पी ट्रैप। अब आपका क्वेश्चन होना चाहिए कि सर ये पी ट्रैप होता क्या है, ये गली ट्रैप होता क्या है, ये इंटरसेप्टिंग ट्रैप होता क्या है, एंटी सिफोन ट्रैप होता क्या है, जरा बताया जाए। गली ट्रैप को जानने से पहले फर्स्ट ऑप्शन, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, चारों ऑप्शन को डील करेंगे। फर्स्ट ऑप्शन था गली ट्रैप। गली ट्रैप को डील करने से पहले हम लोग डील करते हैं ट्रैप के बारे में। ये पास होता है क्या है, इसको समझते हैं। देखिए, जैसा कि नाम से ही पता चलता है कि साधारण रूप से पानी और सीवर गैस का पास होता है। यह एक पबलिंग उपकरण है जिसका इस्तेमाल गंध, बैक्टीरिया और साथ ही अपने घर में प्रवेश करने वाले कीड़ों को रोकने के लिए किया जाता है। विभिन्न प्रकार के पास होते हैं जो कि हमने बताया भी, जैसे हमने बोला गली ट्रैप जिसको नली पास बोलते हैं। ये नली पास होता क्या है? ये बाहरी सीवर लाइन से जोड़ने से पहले इमारत के बाहर नली पास प्रदान किया जाता है। जो भी आप घर देखते हैं बना हुआ, अब तो शौचालय में लगा दिए पास, लेकिन मानिए मेरा 4th फ्लोर पे घर है, वहां पे हमने बाथरूम बनाया, शौचालय रूम बनाया, जो भी है कि उसके पानी की निकासी के लिए इस तरह का ट्रैप यूज किया जाएगा जिसको हम नली पास बोलेंगे। और यह क्या किचन में भी इसका उपयोग होता है, किचन सिंक के लिए, वॉश बेसिन में और स्नान के लिए भी होता है, जो वॉश का एरिया है वहां भी होता है इस तरह का आउटलेट का उपयोग। ये जो इमारत है, हमने 4th फ्लोर पे बाथरूम बनाया, 4th फ्लोर के इमारत से बाहर के इमारत को जोड़ने के लिए, बाहर के पाइप को जोड़ने के लिए इस तरह का गली ट्रैप का उपयोग किया जाता है ना। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे बोला गया फ्लोर लेवल देखा जाता है, फिर ग्रेटिंग किया जाता है, फिर यहाँ पर BACL इनलेट रहता है। ये क्या है, दीवार के साइड से या फ्लोर पे जो अगर फर्श है ऊपर में, वहां पर आप इसको जोड़ने के लिए करते हैं इस ट्रैप का। फिर और ये यहाँ से निकासी होता है इसका, इसको आउटलेट बोलते हैं। ये बाहरी एरिया है, यही है। बाहरी सीवर लाइन से जोड़ने से पहले इमारत के बाहर नली पास प्रदान किया जाता है। यही ये जो नली है, इमारत के बाहर में ये एरिया प्रदान किया जाता है ताकि आप जो है इसके थ्रू अपना वेस्ट वाटर की निकासी कर सकते हैं, वेस्ट वाटर का मैनेजमेंट कर सकते हैं, या शौचालय का जो वेस्ट है उसको बाहर निकाल सकते हैं। तो ये देख लीजिए फ्लोर की तरफ यहाँ पे जो होता है ग्रेटिंग। और हमने बताया भी है कि ये जो ट्रैप होता है, ट्रैप का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि यह एक पबलिंग उपकरण होता है जिसका इस्तेमाल जो गंध होता है, महकने लगता है। आप देखते रहिएगा बाथरूम में अगर सफाई नहीं होता है तो कितना ज्यादा बदबू देने लगता है। तो उस गंध को, साथ ही साथ जो बैक्टीरिया वगैरह उस एरिया में पनपेगा, उसको रोकने के लिए, और घर में प्रवेश करने वाला जो कीड़ा वगैरह होता है, इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं, उनको रोकने के लिए इस तरह के ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। आई होप कि आप अच्छे से समझ गए होंगे इसको। अब हम लोग बात करते हैं जिसको बोलते हैं इंटरसेप्टिंग ट्रैप। ओके, ये इंटरसेप्टिंग ट्रैप होता क्या है इसको समझ लीजिए पहले। देखिए, जो सार्वजनिक सीवर है वहां से अशुद्ध गैस को इमारत के सीवर में प्रवेश करने से रोकने के लिए ये इंटरसेप्टिंग ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हिंदी में हम अवरोधन पास भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अवरोधन पास।
लिख सकते हैं। अच्छा, तो इसको रोका कैसे जाता है? इस तरह का जो पास का बनाया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है, उसमें सबसे ऊपर में होता है टाइट फिटिंग प्लग। ये जो प्लग है इसको टाइट फिटिंग प्लग बोलते हैं। उसके बाद ये जो एरिया देख रहे हैं ना, ये इस एरिया को क्लीनिंग आई और रोडिंग आर्म बोला जाता है। इंटरसेप्टिंग ट्रैप का जो है आप देख लीजिए, फिगर भी यहाँ पर बना हुआ है, बहुत अच्छा। साथ ही जो ये प्लग है, ये प्लग कनेक्ट रहता है किसके साथ? टू हाउस सीवर के साथ, है ना। और यहाँ नीचे जो है इंटरसेप्टिंग ट्रैप, इसके थ्रू ये ड्रेन जो होता है फ्रॉम हाउस ड्रेन के थ्रू इसके अंदर ये जाता है, ठीक। और यहाँ पे वाटर सील रहता है, ये वाटर सील का बनाया गया है, इसको वाटर सील बोलते हैं। इसका काम है कि जो अशुद्ध गैस है इमारत के सीवर में प्रवेश करने से उसको रोका जाता है। आपने बिल्डिंग में सीवर बनाया हुआ है तो उसमें जो अशुद्ध गैस वगैरह है वो नहीं जाए, उसको रोका जाता है। इसीलिए इसका नाम है अवरोधन पास। रोकने के लिए इंटरसेप्टिंग ट्रैप का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट है एनाटॉमी ऑफ ए पी ट्रैप। अब पी ट्रैप के बारे में हम लोग जानते हैं। यहाँ पे एक एंटी साइफन पास का हमने के बारे में नहीं बताया है। इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। देखिए, ये जो है ना साइफनिक क्रिया को रोकने के लिए किया जाता है एंटी पास का उपयोग। जो एंटी साइफन पास होता है उसका उपयोग साइफनिक क्रिया को रोकने के लिए किया जाता है। अब हम बात करते हैं पी ट्रैप के बारे में। पी ट्रैप का ये फिगर है, आप देख लीजिए, इस तरह का पी ट्रैप होता है। इसका ऊपर वाला जो ये हिस्सा है, ये जो हिस्सा है, इसको हम बोलते हैं टेल पीस। और ये जो देख रहे हैं, ये पी के आकार का है, इसे घुमा हुआ है, उलट कर देखिएगा इसको, तो इसीलिए इसको इस मोड़दार जो इस तरह का ट्रैप है पास है, इसी को पी ट्रैप बोला जाता है। और ये सीवर है, यहाँ से गैस है जो निकलती है, अंदर आती है, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं इस टाइप का जो बना हुआ है रेक्टेंगुलर टाइप का हर जगह, इसको बोलते हैं ट्रैप सील डेप्थ। और ये जो होता है 2 इंच मिनिमम होता है इसकी चौड़ाई और 4 इंच मैक्सिमम होता है। और ये जो हमने लिया हुआ है इसका साइज का मिनिमम मैक्सिमम का, ये IRC रेफरेंस 3201.2 और UPC रेफरेंस 1005.0 के अकॉर्डिंग है। तो सबका डिफाइन किया हुआ है वाटर मैनेजमेंट इंजीनियरिंग में कि किस तरह का हम वाटर मैनेजमेंट के, वाटर ट्रीटमेंट के लिए किस तरह के पास का, किस तरह के ट्रैप का इस्तेमाल करेंगे। म्युनिसिपल में लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, म्युनिसिपल वेस्ट मैनेजमेंट के लिए, और साथ ही साथ लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हमें किस किस प्रकार के ट्रैप का या क्या क्या इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इसको डिफाइन किया गया है। हम लोग धीरे धीरे एक एक चीज को डिस्कस करेंगे। आपको बता देना चाहेंगे कि जो नगर पालिका का कचरे का प्रबंधन होता है उसका एरिया बहुत ब्रॉड है। वहां पे साइंटिफिक कार्य होते हैं, यांत्रिक कार्य होते हैं। जब तक आप के पास नॉलेज नहीं होगा तब तक आप वेस्ट मैनेजमेंट नहीं कर सकते हैं। और ये साइंटिफिक है, जब तक हम इसको समझेंगे नहीं तब तक हम इसको कर नहीं सकते हैं। क्वेश्चन पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लेआउट जल वितरण प्रणाली का एक प्रमुख तरीका नहीं है? प्रमुख तरीका नहीं है पूछ रहा है। तो इसको जानने के लिए पहले हमें जानना होगा कि ये अंतिम छोर प्रणाली क्या होता है, रेडियल प्रणाली क्या होता है, ग्रिड लौह प्रणाली क्या होता है, पंपिंग प्रणाली क्या होता है। वैसे अगर इसका आंसर देखा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा पंपिंग प्रणाली। लेकिन आप समझ नहीं पाएंगे कि ये पंपिंग प्रणाली क्या है, ये अंतिम छोर प्रणाली क्या है, रेडियल प्रणाली क्या है, ग्रिड लौह प्रणाली क्या है। तो फिर पढ़ के कोई फायदा नहीं है। जब तक आप समझे ना, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो, तब तक कितना रटेंगे आप। रट करके क्वेश्चन बनाना ये जरूरी नहीं है कि जो रट कर आप जाएंगे एग्जाम में वही पूछ लेगा। अगर आपका कॉन्सेप्ट डेवलप रहेगा तो क्वेश्चन खुद से आप बनाएंगे। एग्जामिनर का जैसे भी क्वेश्चन पूछे आप उसका जवाब दे देंगे। तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करते हैं। अंतिम छोर प्रणाली को जानते हैं, रेडियल प्रणाली को जानते हैं, ग्रिड लौह प्रणाली को जानते हैं। अंतिम छोर प्रणाली को ट्री प्रणाली भी कहा जाता है। ट्री प्रणाली, आप बोलेंगे सर ये ट्री प्रणाली क्या है? तो ये फिगर देख रहे हैं एकदम वृक्ष के जैसा है। एक सीधा सीधा लाइन गया है यहाँ से यहाँ तक और उसमें कई सब मेन पाइप निकले। ये सब पाइप है, ये जो लाइन देख रहे हैं ये पाइप है, पाइप बिछा हुआ है। ये नगरों में बिछाया जाता है वाटर मैनेजमेंट के लिए। अगर आप शहर में रहे हैं तो आपने देखा होगा कई ब्रांचेज इसके निकले होते हैं।
मेन से सब मेन पाइप निकलता है और उसके भी कई ब्रांचेज होते हैं, इसी को ट्री प्रणाली कहा जाता है। लेआउट प्रणाली वितरण प्रणाली है, उसके अंतर्गत अंतिम छोर प्रणाली को ट्री प्रणाली भी कहा जाता है। और ये एक मुख्य पाइपलाइन आबादी वाले क्षेत्र के केंद्र और दोनों ओर से उप मुख्य शाखा से होकर गुजरती है। तो जो खूब आबादी वाला क्षेत्र है, एरिया है, वहां पर ये एक सीधा लाइन खींचा दिया जाता है, एक पाइप दिया जाता है और उसके बाद दोनों ओर से ये पाइप जो है निकलता है। देख रहे हैं ना, इसके नीचे से पाइप निकल रहा है, टेढ़ा टेढ़ा हो रहा है, वो बनने नहीं आ रहा, अभी हाथ नहीं बैठा है पाइप पे। देख रहे हैं, ये पाइप बन रहा है, ये एक सब मेन पाइप हुआ और फिर यहाँ से ये पाइप निकल रहा है। यहाँ भी देख रहे हैं कई ब्रांचेज हैं, इसको ब्रांच भी बोला जाता है। और ये सब मेन है, ये मेन पाइप हो गया और ये उसका सब मेन पाइप हो गया और सब मेन पाइप के बाद ये सारे ब्रांचेज इसके हो गए। और ये उप शाखाओं के बारे में हम बात करते हैं। ये जो उप शाखाएं हैं, ये कई शाखाओं में लाइन को विभाजित करती हैं, जहां से सेवा संयोजन प्रदान किए जाते हैं। ये आप निजी जिंदगी में भी देखते होंगे शहरों में। तो ये कभी आपने अंदाजा नहीं लगाया होगा कि मैनेजमेंट में, वाटर मैनेजमेंट में, वाटर ट्रीटमेंट में, वाटर इंजीनियरिंग में इसको किस भाषा में जाना जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वाटर इंजीनियरिंग में, वाटर वेस्ट मैनेजमेंट में हमें जो प्रणाली का उपयोग करना होता है उसके कई ब्रांचेज हैं, कई प्रणाली हैं। उसमें एक प्रणाली है अंतिम छोर प्रणाली, जिसे ट्री प्रणाली भी कहा जाता है। और ट्री प्रणाली करने का जो तरीका है वो इस प्रकार है। अगर आप वेस्ट मैनेजमेंट ऑफिसर बनते हैं तो आपको यह आइडिया होगा, जैसे ही शहर में जाएंगे और आपको बोला जाएगा कि आपको अंतिम छोर प्रणाली के तहत वाटर का वेस्ट मैनेजमेंट करना है, तुरंत आपके दिमाग में ये क्लिक करेगा, ये ग्राफ, ये फिगर, कि हाँ इस तरह का हमको व्यवस्था वहां पर करना है और आप कर पाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन रिजर्वर्स का, इसको हम रेडियल प्रणाली भी बोलते हैं। ये जितना भी देख रहे हैं ना, ये सब पाइप है, इस तरह का पाइप का डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है। पहले तो क्या होता है कि शहर के चारों तरफ, जहां जिस एरिया में इस प्रणाली का उपयोग किया जाता है उसके चारों तरफ पाइप बिछाया जाता है पूरा। अभी सीधा सीधा हो नहीं रहा है, अपना बना लीजिएगा। और फिर क्या होता है कि जिस तरह का ग्रिड है ना, ग्रिड आपने देखा है ना, रॉ कॉलम में होता है, पाइप को ऐसे एकदम बिछाया जाएगा, पाइप को आबादी के बीचों बीच इस तरह का फिर बनाया जाएगा, फिर इसको इस तरह का बनाया जाएगा, फिर ये बनाया जाएगा ऐसे। इसको हम बोलते हैं रेडियल प्रणाली। और यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे गोल गोल टाइप का, ये क्या है? तो यहाँ पर क्या होता है कि चारों तरफ से मिलता है सारा पाइप, देख रहे हैं यहाँ पर, इसको ब्रांचेज बोलता है। और ये जो पाइप है, लाइन जो गया हुआ है, इसको मेन पाइप बोलते हैं। ये सब मेन पाइप है यहाँ पर, देख रहे हैं, सब मेन पाइप। और ये सारा जो है उसके ब्रांचेज है। यहाँ पर जो ये मिलकर बना, ये सारे ब्रांचेज हो गए यहाँ पर पाइप के। तो कई ब्रांच में यहाँ से वितरित हो जाता है, सब एक जगह मिले, सभी पाइप हर जगह से आए, वाटर ट्रीटमेंट के लिए एक जगह इकट्ठा हुआ, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो इसको हम बोलते हैं रेडियल प्रणाली। इस प्रणाली में पूरे क्षेत्र को कई वितरण जिलों में विभाजित किया जाता है। प्रत्येक जिले में एक केंद्र स्थित वितरण जलाशय होता है, जिसके बारे में हमने बात किया था। ये केंद्र स्थित जलाशय होगा ये, और पूरे एरिया में पाइप को बिछाया जाता है, जहां से वितरण पाइप वितरण जिले की परिधि की ओर रेडियल रूप से चलते हैं। तो यहीं से जो है सारा पाइप जो होता है रेडियल रूप में यहाँ से चारों ओर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। देख रहे ना, चारों तरफ से बिछाए, पाइप को लाए, एक जगह इकट्ठा किया, फिर यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन किया, ऑटोमेटिक सब जगह मिल गया। ओके, यह त्वरित सेवा देता है और डिजाइन की गणना बहुत ही सरल होती है। यह तुरंत जो होता है ना, सेवा पहुंच जाता है। अभी पानी डालेंगे हर जगह तुरंत पहुंच जाएगा, क्योंकि जाल की तरह बिछा हुआ है ये। ऐसा नहीं है कि आप सीधा इतना 4 पाइप बना दिए या ट्री वाला बना दिए, ये पाइप है, ये पाइप है, पहले ये भरेगा पाइप, फिर ब्रांच में सब मेन पाइप में जाएगा, फिर ब्रांच में बटेगा। तो पहले ये भरेगा, फिर तब यहाँ जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा। लेकिन जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूशन रेडियल प्रणाली का उपयोग करते हैं, तो वहां पर ये जहां से भी अगर डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करेंगे तो एकदम तुरंत सभी एरिया में फैल जाएगा ये। इसीलिए इसको बोला जाता है कि यह त्वरित सेवा देता है और डिजाइन की गणना के अकॉर्डिंग बहुत ही सरल है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट, जिसको बोलते हैं ग्रिड लौह प्रणाली। ये देख लीजिए, यहाँ पर हम, ये मेन पाइप है, ये सब मेन है, और ये ब्रांच है।
अब बोलेंगे सर ये सब तो एक ही जैसा दिख रहा है, लेकिन आपने एक को मेन पाइप रख दिया, एक को ब्रांच रख दिया, एक को सब मेन रख दिया। ग्रिड का मतलब क्या होता है ये समझिए। आप अगर एक्सेल जानते हैं, कंप्यूटर एक्सेल वगैरह आता है आपको, अगर एक्सेल खोलिएगा देखिएगा इस तरह का सीट होता है जिसको स्प्रेड शीट बोलते हैं। और ये जो सेल है, ये सेल, ये जो सेल है इस टाइप का, इसी को तो ग्रिड पद्धति बोलते हैं। जहां पे ग्रिड होते इस टाइप की बात हो रही है, वहां पे इस तरह की बात हो रही है ना। तो यही तो है ग्रिड पद्धति। इसके थ्रू क्या होता है, इस प्रणाली में मुख्य आपूर्ति लाइनें क्षेत्र के केंद्र से होकर गुजरती है। ये मेन ब्रांच है, देख रहे हैं, ये बीचों बीच ये मेन पाइप गया है, और इसके चारों तरफ जो है पहले हम क्या करते हैं, पाइप लगाते हैं। जो भी लाइन खींचा हुआ है देख रहे हैं, ये ब्लू वाला ये पाइप है, क्षेत्र के चारों तरफ रहता है। लेकिन डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इसको पहले मेन पाइप को बीच से ले जाया जाता है, और इस तरह का जो पाइप होता है इसको हम ब्रांचेज बोलते हैं। और इस तरह का जो पाइप जा रहा है अब दो ठो, इसको सब मेन बोलते हैं हम, है ना। और यहाँ क्या होता है कि एरिया जो होता है, अब ये जब ग्रिड पद्धति में होगा तो एक एरिया देखिएगा चारों तरफ से बंद हो जाता है, मेन पाइप से, ब्रांच से और सब मेन पाइप से ये एरिया बंद हो जाता है, और इस एरिया में पानी पहुंचता है तुरंत, वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। चाहे वहां से आप वेस्ट वाटर का कलेक्शन करें या फिर पानी का सप्लाई करें इस पद्धति के द्वारा, है ना। यह प्रणाली एक ग्रिड लौह से मिलते जुलते आयताकार योजना पर आधारित शहरों के लिए आदर्श है, और यह प्रणाली उस शहर के लिए काफी हेल्पफुल होगा जिस शहर का आकृति रेक्टेंगुलर होगा, आयताकार शहर होगा। आप लिख सकते हैं आयताकार शहर के लिए होता है। दोस्तों मैं जितना बोलता हूँ उन सब बातों को भी लिखते जाइएगा, काफी इंपॉर्टेंट होता है वो। ऐसा नहीं कि मैं लिखूंगा तो ही आप उसको लिखिएगा, मैं जो बोलते जा रहा हूँ उसको भी आप नोट कीजिएगा, वो भी काफी इंपॉर्टेंट ही होता है। ओके, तो मेरा बोला गया हर एक शब्द नोट्स ही है पढ़ाने के क्रम में। ऐसा नहीं है कि अब मैं कुछ फालतू बातें कर रहा हूँ तो उसको नोट कीजिएगा, नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड अगर मैं कोई बातें बोल रहा हूँ तो वो एक नोट्स ही है, आप उसको लिखते चले जाइएगा। तो जब यहाँ पर ये जो एरिया है चारों तरफ से घिरा पाइप से, तो यहाँ पर पानी का ठहराव होगा। ऑटोमेटिक सी बात है कि भाई चारों तरफ से है, आप ग्रिड पद्धति के तो यहाँ पर पानी का ठहराव होगा, और जैसे ही पानी का ठहराव होगा तो निकलने के लिए इसके पास चारों एरिया है ना। तो पानी के ठहराव को कम करेगा, तुरंत निकल जाएगा, है ना। ठहराव के लिए तो है, लेकिन क्या होगा कि प्रदूषण यहाँ पे कम होगा, पानी ठहरेगा, उसके साथ क्या होगा कि जितना पॉल्यूशन होगा वो सब इसके थ्रू बह जाएगा, निकल जाएगा, तो प्रदूषण कम होगा और यहाँ पे संभावना कम हो जाती है पॉल्यूशन की। और यह पद्धति रेक्टेंगुलर टाउन के लिए काफी हेल्पफुल है। नेक्स्ट बात करते हैं हम वृत्तीय या रिंग वितरण प्रणाली बोलते हैं इसको। है तो रेक्टेंगुलर लेकिन नाम इसका रखा गया सर्कुलर या रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, एक मेन पाइप जो होता है वो दिख नहीं रहा है आपको, ये एक मेन पाइप बीचों बीच गुजारा जाता है, और ये जो पाइप दिख रहा है आपको ये सब मेन है, मेन पाइप का ही उपशाखा है ये सब मेन पाइप है, ये भी इसका सब मेन पाइप है ना। और ये जो बीचों बीच गया है ये मेन पाइप हो जाएगा, और ये मेन पाइप हो जाएगा, और उसके बाद सब शाखा हो जाएगा उसका, उसी पाइप का। यहाँ कहता है आपूर्ति के मुख्य मार्ग को सभी परिधियों, सड़कों और उप मुख्य शाखाओं के बाहर रखा गया है। कम से कम 2 दिशाओं से किसी भी बिंदु पर पानी की आपूर्ति की जा सकती है, और ये व्यवस्था अगर आप करते हैं तो जिस समय आग लग जाती है उस स्थिति में पानी की एक बड़ी मात्रा उपलब्ध रहती है आपके पास, अगर इस तरह का आप वाटर मैनेजमेंट करते हैं तो। और फिर उस समय आप पानी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है इस लंबाई बहुत दूर तक कर सकते हैं। यह जो आप सर्कुलर और रिंग डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का अगर मैनेजमेंट करते हैं तो इसके तहत क्या होता है कि पानी का जो सप्लाई होता है ना वो कम नहीं होता है, बहुत ही तेजी से और बहुत ही दूर तक होता है। बोलिए कैसे, क्योंकि इसके पास दोनों तरफ से आ रहा है, दोनों तरफ से इसमें पानी का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। 2 पाइप लगा हुआ है, दिख रहा है यहाँ पे, और यहाँ पर पानी की बहुत बड़ी मात्रा उपलब्ध होती है। कहते हैं कि अगर घर में 2 कमाने वाला हो तो उस घर में तरक्की ज्यादा होती है, किसी चीज की कमी नहीं होती, भरपूर रहता है। तो वही बात हो रही है, यहाँ पे 2-2 पाइप है तो पानी का ऑटोमेटिकली यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन अधिक होगा। बात कर लिया वृत्तीय या रिंग वितरण प्रणाली की, और उसके आगे हमने बात किया ग्रिड लौह प्रणाली की, फिर हमने बात किया रेडियल प्रणाली की, और उसके बाद हमने बात किया था अंतिम छोर प्रणाली की। लास्ट में जो हमने आंसर दिया ये बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन लेआउट जल वितरण प्रणाली का एक प्रमुख तरीका नहीं है। ये जो पंपिंग प्रणाली है
ये लेआउट जल वितरण प्रणाली का एक तरीका नहीं है। लेआउट जल वितरण प्रणाली नहीं है, लेकिन एक बात याद रखिए कि ये भी जल वितरण प्रणाली है। लेकिन लेआउट का मतलब होता है कि बिछाकर जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो पाइप बिछाकर किया जाता है ना, पाइप बिछाकर उसका एक जाल तैयार करके उसको लेआउट जल वितरण प्रणाली के अंतर्गत रखा जाएगा। और ये पंपिंग प्रणाली क्या होता है? पंपिंग प्रणाली में पंप की सहायता से उपभोक्ताओं को पानी की आपूर्ति की जाती है और आपातकालीन जो इमरजेंसी खतरा होता है उसके लिए कुछ अतिरिक्त पंप स्थापित भी किए जाते हैं। जैसे आग लग जाता है, उस खतरे से निपटने के लिए पंप का व्यवस्था किया जाता है और पानी की सप्लाई की जाती है। और यह तरीका उपयुक्त है अगर स्रोत लक्ष्य समुदाय से कम ऊंचाई पर है तो यह काफी अच्छा है। अरे बोरिंग वगैरह आपने देखा है ना, पंप होता है ना, वाटर पंप जो लगता है कृषि वगैरह में या फिर आप देखते हो एग्रीकल्चर के लिए उपयोग होता है। तो उन सब के लिए इसके लिए पंप के लिए शक्ति पावर की आवश्यकता होती है चलाने के लिए। अगर ये फेल हो जाएगा और एकाएक उस समय में अनहोनी हो जाए तब ये फेल हो जाता है, तब हम उस समय में नहीं कर सकते। दूसरा है कि यह जो प्रणाली है पंपिंग प्रणाली वो कम ऊंचाई वाले एरिया में ये हेल्पफुल है। लेकिन यही अगर आप ज्यादा ऊंचाई पर पंपिंग प्रणाली की व्यवस्था कर देंगे तो पंप भी पानी कितना खींचेगा ऊपर, नीचे से ऊपर तक, तो ये सक्सेसफुल नहीं है वहां पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारी वस्तुओं जैसे आर्सेनिक, कैडमियम और साइनाइड का प्रभाव किस पर पड़ता है? हेवी ऑब्जेक्ट सच एज आर्सेनिक, कैडमियम एंड साइनाइड अफेक्ट्स। ऑप्शन इम्यून सिस्टम, द नर्वस सिस्टम, स्किन, रेस्पिरेटरी सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा दी नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। बोलेंगे सर ये कैसे हो गया तंत्रिका तंत्र आंसर? तो मैं आपको बता रहा हूं कि जो भी भारी वस्तु है उसमें जो आर्सेनिक है, कैडमियम है, साइनाइड है, ये सब युक्त पानी अगर आप पीते हैं, आर्सेनिक, कैडमियम, साइनाइड युक्त पानी जिसमें ये मिक्स है उस पानी में, तो ये आपके सीधा नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करता है, आपका तंत्रिका तंत्र को कमजोर करता है, प्रभावित करता है। बेकार बैटरी से कैडमियम उत्पन्न होता है ना। कार के निकास से कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है, कार वगैरह होता है ना, वहां से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। चूहे के जहर से साइनाइड वगैरह निकलता है, जो चूहा मारने का जो दवा है उसमें साइनाइड वगैरह मिला होता है। और ये गलती से भी हमारे बॉडी के अंदर इंजेक्ट होता है ये चीजें, तो वो हमारे किसको इफेक्ट करता है? नर्वस सिस्टम को। क्वेश्चन है समुद्र जल का पीएच मान क्या होती है? व्हाट इज द पीएच वैल्यू ऑफ सी वाटर? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 6.5 से 7.5 एंड 8.2 से 9.3, थर्ड है 6.2 से 7.1, फोर्थ है 7.5 से 8.4। तो हमारा आंसर हो जाएगा इसका पीएच वैल्यू जो होना चाहिए समुद्री जल का वो होना चाहिए 7.5 से 8.4। कितना होना चाहिए? 7.5 से 8.4। ओके, ये हमारा करेक्ट आंसर है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इस जल में लवणता अधिक पाई जाती है, लवणता जो होती है वो काफी अधिक पाई जाती है और यह पानी पीने योग्य नहीं होता है, पीने योग्य नहीं होता है। और आपको बता दें शुद्ध जल जो होता है ना, शुद्ध जल, उसका पीएच मान कितना होता है? कमेंट बॉक्स में बताइए। तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 6.5 टू 8.5। तो यहाँ पर ये जो शुद्ध जल होता है ये 8.5 पे अल्कलाइन हो जाता है, क्षारीय हो जाता है। ये भी फायदेमंद ही होता है, लेकिन पीएच मान जो होना चाहिए 7 होना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। 7 से कम नहीं होना चाहिए, फिर भी यहाँ पे 6.5 भी चलता है। 6.5 टू 8.5 ये एक मानक है। नॉर्मली हम लोग 7 मैंने अपने कैंट में करवा रखा है, कैंट आरओ जो है उसमें मैंने पीएच वैल्यू 7 सेट करवा रखा है। अब तो अल्कलाइन आ गया है तो ऑटोमेटिक ये 7 से बढ़ जाता है। अब ऐसा भी नहीं हो कि अब 8.5 से अधिक आप पीएच मान का पानी पीने लगे तो फिर वो आपके लिए खतरनाक है, आप नहीं पी सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 8। एक गांव में निर्माण कार्य हेतु स्थानीय तालाब का पानी कैसे इस्तेमाल करना चाहिए? हाउ टू यूज लोकल पॉन्ड वाटर फॉर कंस्ट्रक्शन वर्क इन विलेज? फिल्टरिंग, बॉइलिंग एंड फिल्टरिंग,
जैगरी टुगेदर यानी घुल मिलाकर, एंड क्लोरीनेटेड टुगेदर क्लोरीन मिलाकर। ये बोल रहा है कि गांव में जो आप कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, निर्माण कार्य करते हैं, वहां पर जो पानी है आपके पास पाउंड में या नदी में, तालाब में, तो उस पानी को कैसे करिएगा उपयोग? छान कर कीजिएगा कि पानी को निकाल के उबालिएगा, फिर फिल्टर कीजिएगा, या फिर पानी में गुड़ मिला दीजिएगा, गुड़ है ना जी मीठा खाने वाला जो होता है, वो मिला दीजिएगा, या क्लोरीन मिला दीजिएगा, तब यूज कीजिएगा। तो मेरा आंसर होगा कि जो स्थानीय तालाब है उसके पानी को छान कर फिल्टर करके इस्तेमाल किया जाना चाहिए, यही करेक्ट आंसर है। अब भाई नदी के पानी को कितना उबालोगे आप? ये तो कहीं से भी नहीं लग रहा है नैतिक, एथिकल है ही नहीं। एक तो अनएथिकल बात कर रहा है, गुड़ मिला ही नहीं सकते, इतना महंगा है, खाने को नहीं मिलता, हम पानी में गुड़ मिलाएंगे। दूसरा क्लोरीन मिलाएंगे, क्लोरीन क्यों मिलाएंगे भाई? हमें पीना थोड़ी ना है, हमें इस्तेमाल करना है निर्माण कार्य के लिए। मानते हैं क्लोरीन जो है, लेकिन ये भी शुद्ध पानी मिला जाता है, तालाब का पानी जो होता है गंदा होता है। तो हमारा आंसर हो गया छान कर, फिल्टरिंग। निम्न में से कौन SCWO सुपर एरिटिकल वाटर ऑक्सीडेशन का उदाहरण है? SCWO का फुल फॉर्म होता है सुपर एरिटिकल वाटर ऑक्सीडेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ SCWO सुपर एरिटिकल वाटर ऑक्सीडेशन? ऑप्शन है डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलोज, सेकेंड ऑप्शन है डिग्रेडेशन ऑफ डायोक्सिन्स, थर्ड ऑप्शन है बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज एबव। सेलुलोज का क्षरण, डायोक्सिन का क्षरण 1 तथा 2। हमारा आंसर होगा 1 एंड 2। निम्न में से जो सेलुलोज का क्षरण है, डायोक्सिन का क्षरण है, डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलोज, डिग्रेडेशन ऑफ डायोक्सिन, ये SCWO का एग्जाम्पल है, उदाहरण है। सुपर क्रिटिकल वाटर ऑक्सीडेशन जो है, ये एक उच्च दक्षता वाली थर्मल ऑक्सीकरण प्रक्रिया है, और इसका उपयोग हम जो करते हैं वो हजार्डस वेस्ट एंड नॉन हजार्डस वेस्ट के ट्रीटमेंट के लिए, के उपचार के लिए करते हैं, है ना, उसके उपचार के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ये डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलोज जो होता है, इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है? सेलुलोज का क्षरण जो होगा तो उस समय हमारा जो सेलुलोज होगा वो हो जाएगा 6C6H10 प्लस 6O2 वो बड़ा लिखे 6O2 प्लस 5H2O। ये है हमारा डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलोज। वहीं पे डिग्रेडेशन ऑफ डायोक्सिन्स की बात करें तो ये हो जाएगा Cl2 माइनस C6H2 माइनस O2 माइनस C6H2 माइनस Cl2 प्लस 11O2 12CO2 प्लस 4HCl। ये फॉर्मूला है डिग्रेडेशन ऑफ सेलुलोज का। ऊपर आपने देखा है C6H10 प्लस 6O2 6CO2 प्लस 5H2O, और डिग्रेडेशन ऑफ डायोक्सिन का फॉर्मूला है Cl2 माइनस C6H2 माइनस O2 माइनस C6H2 माइनस Cl2 प्लस 11O2 12CO2 प्लस 4HCl। इसे आप लिख लेंगे, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कौन सा शहर अपशिष्ट हटाने की व्यवस्था स्थापित करने वाला पहला शहर था? Which city was the first to set up a waste removal system? ऑप्शन है एथेंस, लाहौर, पेरिस, लंदन। तो हमारा आंसर हो जाएगा एथेंस। इसका आंसर हो जाएगा एथेंस, करेक्ट आंसर है। हुआ था क्या 1895 में, कितना 1895 ईस्वी में एथेंस शहर जो था वो पब्लिक एरिया के वेस्ट के लिए, वेस्ट मैनेजमेंट के लिए ये फर्स्ट क्या था? सिटी था, फर्स्ट टाउन था या सिटी था, पहला शहर था। कचरा प्रबंधन के लिए 1895 में एथेंस पहला शहर था। पीने के पानी का आदर्श तापमान क्या है? व्हाट इज द आइडियल टेम्परेचर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर? आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 0 से
5 degree Celsius, 25 to 30 degree Celsius, 15 to 25 degree Celsius and 5 to 12 degree Celsius. And answer is the 5 to 12 degree Celsius. यह पीने के पानी का आइडियल टेम्परेचर है, आदर्श तापमान है। तो TDS का मान कितना कम किया जाए कि उसे मीठा पानी कहा जाएगा? हाउ मच शुड बी रिड्यूस द वैल्यू ऑफ TDS दैट इट विल बी कॉल्ड स्वीट वाटर? 1000, 1500, 2000, 3000। TDS का मान कितना कम किया जाए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1000। लेकिन आप जान लीजिए कि जो TDS का मान होता है मैक्सिमम जो लिया जाता है वो 1200 लिया जाता है। ओके, लेकिन हमें क्या करना है? पेयजल पीना है, पानी पीना है, तो पेयजल का जो TDS होता है वो नॉर्मली हम 1000 से कम ही रखते हैं ताकि हमारे लिए हेल्पफुल हो, और इसको मीठा पानी कहा जाता है। 1000 से कम रखा जाता है, इसको मीठा पानी कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने हमारा पूरा सेशन देखा और आपको यह वीडियो कैसा लगा? हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के बीच और हमें सपोर्ट करें। मिलते हैं नेक्स्ट MCQ प्लस कॉन्सेप्ट में। दोस्तों, हमारा जो वीडियो आ रहा है वो कॉन्सेप्ट प्लस MCQ आ रहा है ना? मैं कॉन्सेप्ट भी बता दे रहा हूँ और MCQ भी पढ़ा दे रहा हूँ। मैं बोर्ड पर भी पढ़ाऊंगा, बोर्ड पर भी आऊँगा। अभी थोड़ा GK वगैरह पे काम चल रहा है, GK, मैथ, इंग्लिश सब पे लोग काम कर रहे हैं। मैं आपका ये सैनिटरी का लेकर आऊँगा बोर्ड पर भी। तत्काल आप पढ़ते रहिए इस पे, और बाय बाय।